गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कल मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था। एक तीसरी टाइप की इकोनॉमी जो होती है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का अभिप्राय क्या है? जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझें, दाल और चावल को अगर इकट्ठा पकाया जाए तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम खिचड़ी बोलते हैं। सिमिलरली, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ सिम्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ सिम्टम को अगर हम इकट्ठे मिला दें, उस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसको मिलाएं कैसे? अब आपको पता होगा, जैसे कल मैंने आपको बताया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन सेंटर होता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी उल्टा चलती है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पर दोनों सेक्टर इकट्ठे काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर भी काम करता है और आपका प्राइवेट सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के ऊपर इंटरफेयर नहीं करती और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए इंटरफेरेंस नहीं करती। यहाँ पर दोनों सिस्टम अवेलेबल होते हैं। जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पार्ट होते, जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ पर मार्केट इकोनॉमी और लेजेस फेयर इकोनॉमी काम करती है। तो दूसरी ओर जो सरकार प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट सेक्टर का भी बोलबाला होता है। गवर्नमेंट अब दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों एक आपस में ये बंटवारा कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करती है कि कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट के हवाले रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हवाले रहेंगी। जो प्राइवेट सेक्टर के हवाले में रहेंगी वो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का अपनी पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर दोनों इकोनॉमी का मिक्स रूप देखने को मिलता है। क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं? हाँ, हमारा देश इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इस टाइप के इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। यहाँ पर दोनों पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों का कोएग्जिस्टेंस होता है, एरिया बांटा होता है और पब्लिक सेक्टर का अलग गोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का अलग गोल होता है। अगर जहाँ प्राइवेट सेक्टर काम करती है उसमें मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है वहाँ पर सोशल वेलफेयर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट किया? हमारे पॉलिसी मेकर को ये लगा कि जब हम आज़ाद हुए 1947 में, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को लीड नहीं कर सकता था। तो इसीलिए सरकार को इंटेंस, जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर लीड नहीं कर सकती थी वहाँ पर पब्लिक सेक्टर या सरकार खुद ने अपना इंटरवेन स्टार्ट किया और एरिया बांट दिए गए और प्राइवेट सेक्टर को कम जगह मिली और गवर्नमेंट सेक्टर ने ज़्यादा एरिया। अब अगर आप देखोगे 1947 और 1990 के टाइम तक, अगर आपको लगेगा जितने भी बैंक थे पूरे सरकारी थे, जितने भी उद्योग थे सरकारी थे, स्कूल सरकारी होते थे और अस्पताल सरकारी होते थे, इवन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सरकारी होते थे, रेलवेज
सरकारी होता था, अब भी है, और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के। तो सरकार को ये लगा कि पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर इतना एक्टिव नहीं होने के बदौलत सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो इसीलिए हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाया। अब धीरे धीरे सरकार जब प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला बढ़ने लगा, तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर को पीछे खींच के धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने लगी। तो इसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसके अपने टाइप और इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। पहली बात, साइंस, व्हाट इज अ साइंस? साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हमें ये बताता है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और असर, या कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन, और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थ्योरीज, और जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। या साइंस में हम 3 फीचर देखेंगे। पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कोई भी साइंस की किताब या कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स या किसी भी साइंस की किताब एक ही रात में नहीं बनी होती। जैसे साइंस की किताब के पीछे चार्ल्स डार्विन या न्यूटन, डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के बुक के पीछे भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उसमें एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है, रॉबिन्सन है, और आपका पीगू है, रिकार्डो है। तो इसीलिए साइंस का पहला सिस्टम है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या मतलब एक सिंगल वर्ड में बोलें, ये एक स्कॉलर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ग्रेजुअल या डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन है। इसको जब हम इकट्ठा करते हैं तब हम बोलते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, साइंस होने के लिए दूसरा प्रमाण ये चाहिए कि उसके प्रिंसिपल, उसके जो सिद्धांत हैं पूरी दुनिया में लागू। जैसे H2O इक्वल्स टू वाटर, वो इंडिया में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में है। ये साइंस की पहचान है। तो इकोनॉमिक्स के भी कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में मनी सप्लाई अगर बढ़ा तो इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा, या लोगों की इनकम ज़्यादा हुई तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी। ये हमारे इंडिया में ही नहीं होता, ये कनाडा में भी होगा, ये यूएस में भी होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या प्रूव हुआ कि साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल भी पूरी दुनिया में प्रचलित है या पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। तीसरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक साइंस कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। हमारा इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र भी कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन मेंटेन करता है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया, अगर लोगों की इनकम कम होगी, डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड कम होगी, या एग्रीगेट डिमांड कम होने पर एग्रीगेट सप्लाई को कम करना पड़ेगा। एक कॉज है तो दूसरा इफेक्ट है। जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ की, अर्थ इज द कॉज एंड डे एंड नाइट आर द रिजल्ट। ऐसे ही अगर मनी सप्लाई अगर कम होने पर रिसेशन आएगा, तो मनी सप्लाई कम होना एक कॉज है, तो रिसेशन होना इफेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स भी कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन मेंटेन करती है। तो इससे क्या प्रूव हुआ बच्चों, जो साइंस के 3 फीचर
systematic body of knowledge, universal applicability of the principles, and third third प्रिंसिपल इज जो तीनों तीसरा प्रिंसिपल है आपका कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन मेंटेन करना, जो साइंस में होते हैं वो इकोनॉमिक्स में भी पाए जाते हैं। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स वैसा साइंस नहीं है जैसे आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मानते हो। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, तो फिर साइंस भी है और फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा साइंस भी नहीं है, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? बच्चों, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक रियल साइंस और एग्जैक्ट साइंस है, जबकि हमारा इकोनॉमिक्स एक इनएग्जैक्ट साइंस है। अब एग्जैक्ट साइंस का अभिप्राय क्या है और इनएग्जैक्ट साइंस का अभिप्राय क्या है? एग्जैक्ट साइंस जो ऐसे ऐसे विज्ञान के ऐसे ऐसे ब्रांचेज हैं जो निर्जीव चीज़ों की स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, या एक एटम की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। एटम 1000 साल के बाद एटम ही रहेगा और वो कभी चेंजेस नहीं होंगे, जबकि इकोनॉमिक्स ऐसा साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक बिहेवियर कब क्या होगी, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल माना गया, जिसको हम आसानी से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक एटम को हम कह सकते हैं कि 1000 साल के बाद एक केमिकल रिएक्शन को 100 साल में इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100 साल के बाद आपका इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल काम। तो बच्चों, फिर एग्जैक्ट साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस में अंतर क्या है? इनएग्जैक्ट अब मतलब हमारा सॉफ्ट साइंस, जिसको हम इकोनॉमिक्स को सॉफ्ट साइंस भी बोलते हैं, ये साइंस तो है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा बायो जैसा साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जबकि वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करते, वो एक प्रिडिक्टेबल चीज़ों की स्टडी करते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक्स में H2O इजिकल्स टू ग्लूकोज भी बन जाता है, जबकि H2O इजिकल्स टू हमेशा वाटर ही होता है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज बन सकता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझें? क्या जापान का एक कस्टमर और इंडिया के एक कस्टमर का ईटिंग बिहेवियर या ईटिंग पैटर्न या परचेजिंग पैटर्न क्या सेम होगा? क्या इंडिया में जो सिस्टम है वही सिस्टम जापान में होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर अंतर कैसे आया? यही चीज़ इसको इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस बनाती। तो बच्चों, आज आपने ये सीखा, इकोनॉमिक्स साइंस तो है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा साइंस नहीं है। इसको हम यंगेस्ट ऑफ द साइंस बोलते हैं, या सॉफ्ट साइंस बोलते हैं, या इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, या एल्डेस्ट ऑफ द आर्ट बोलते हैं। अब आर्ट को कभी समझाना होगा तो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। और कल हम पढ़ेंगे साइंस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव साइंस और दूसरा नॉर्मेटिव साइंस। अब आपको कल ये बताया जाएगा एक नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस हैं क्या, और इनकी डेफिनेशन क्या है, क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, क्या फिजिक्स पॉजिटिव साइंस है, क्या फिजिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों हैं। तो कल के क्लास के लिए धन्यवाद।